स्वागत है आपका पीके बायो कॉन्सेप्ट में। मैं हूं प्रमोद कुमार। आज शुरू करने वाले हैं हम क्लास 12 के सेकंड चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन को। रिप्रोडक्शन को हम लोगों ने एक बार पहले भी पढ़ा था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म वाले चैप्टर में, जहां पर हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी जाना था। ह्यूमन बींग्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो होती है गैमीट फॉर्मेशन एंड दियर फ्यूजन। मींस गैमीट बनेंगे, उनके बीच में होगा फ्यूजन यानी फर्टिलाइजेशन। जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर है, इस चैप्टर को हम इन 12 पार्ट्स में डिस्कस करने वाले हैं और इसका जो पार्ट 1 है वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल गैमीट्स का डेवलपमेंट होगा, मेल गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर का पार्ट 1, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के 2 पार्ट किए जा सकते हैं। पहला पार्ट होगा इसका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और दूसरा पार्ट होगा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, इनमें जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि वे सेक्स ऑर्गन्स जिनमें गैमीट फॉर्मेशन होता है वो होते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और इसके अलावा अदर सेक्स ऑर्गन जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं वो होते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। जो ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, इसमें जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स या प्राइमरी गोनेड्स जो होती हैं वो होती हैं 1 पेयर ऑफ टेस्टिस और टेस्टिकल्स। और जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं इनमें हम 3 पार्ट कर सकते हैं। पहले पार्ट में हम पढ़ेंगे एसेसरी डक्ट्स। एसेसरी डक्ट्स जो कि स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती हैं, क्योंकि स्पर्म मेल बॉडी से फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में ट्रांसफर होने हैं। तो एसेसरी डक्ट्स जो होती हैं ये स्पर्म कंडक्शन में हेल्प करती हैं। दूसरा है ग्लैंड्स। जो ग्लैंड्स होती हैं, ग्लैंड्स से जो सेक्रेटेड सब्सटेंसेस होते हैं ये स्पर्म्स के डेवलपमेंट, उनके न्यूट्रिशन, उनकी मोडालिटी, उनकी वाइटलिटी को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। और तीसरा पढ़ेंगे हम इसमें एक्सटर्नल जेनिटलिया, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे पेनिस को। पेनिस जो होता है ये इंसेमिनेशन में हेल्प करता है। इंसेमिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इन द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। तो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में स्पर्म के ट्रांसफर का प्रोसेस ही कहलाता है इंसेमिनेशन। सबसे पहले तो हम यहाँ पर कंप्लीट जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, फिर उसके बाद एक एक करके इसके डिफरेंट जो पार्ट्स हैं उनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम पूरा कंप्लीट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ड्रॉ करते हैं। ये तो होगी 1 पेयर ऑफ टेस्टिस जो कि ओवल होती हैं, अंडाकार सी होती हैं। और जो मेमल्स होते हैं, इन मेमल्स में टेस्टिस एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होती है, मींस एब्डोमिनल कैविटी से बाहर स्थित होती हैं एक स्किन पाउच में। वो स्किन पाउच कहलाता है स्क्रोटम। यहाँ पर इस डायग्राम में हम इस स्क्रोटम को 2 लाइंस से दिखा रहे हैं, एक लाइन ये, एक लाइन ये रिप्रेजेंट करेगा स्क्रोटम को। मेमल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म फॉर्मेशन के लिए, स्पर्म फॉर्मेशन तो टेस्टिस में ही होगा, स्पर्म फॉर्मेशन के लिए बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर, लगभग 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर की जरूरत होती है। तो मेमल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस यानी नॉर्मल स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जो टेस्टिस होती हैं वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होती हैं और स्क्रोटम में स्थित होती हैं। लेकिन कुछ एनिमल्स जैसे चीरोप्टेरा के मेमल्स और जो रोडेंट्स होते हैं, चीरोप्टेरा में बैट्स आते हैं, रोडेंट्स में ये रैट, इनमें जो टेस्टिस होती हैं वो एब्डोमिनल होती हैं यानी एब्डोमिनल कैविटी में ही होती हैं। लेकिन जो ब्रीडिंग सीजन आता है तब ये स्क्रोटम में डिसेंड हो जाती हैं। और जबकि प्रोबोसीडिया और सीटेसिया के जो मेंबर्स हैं, प्रोबोसीडिया में प्रोबोसिस वाले एनिमल्स होते हैं जैसे एलिफेंट, और सीटेसिया में जो मैराइन मेमल्स हैं, व्हेल है, सी काऊ है, इनमें परमानेंट एब्डोमिनल टेस्टिस होती हैं। इनमें जो स्क्रोटम होता है वो वेस्टिजियल होता है। एक्चुअली जो स्क्रोटम होता है, इस स्क्रोटम के इनर वॉल पर होती हैं डाल्टस मसल्स, और ये डाल्टस मसल्स थर्मो रेगुलेशन में हेल्प करती हैं। जब टेम्परेचर कम होता है तो डाल्टस मसल में श्रिंकिंग होती है, तो जो स्क्रोटम है, स्क्रोटम छोटा हो जाता है, इसका सरफेस एरिया कम हो जाता है और ये एब्डोमिनल कैविटी के पास पहुंच जाता है। सरफेस एरिया कम हो गया तो हीट लॉस कम होगा, और एब्डोमिनल कैविटी के पास आ गया तो हीटिंग होगी इसकी, यानी एब्डोमिनल कैविटी की भी हीट इसको मिलती रहेगी। और अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इन्वायरमेंटल टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो डाल्टस मसल्स रिलैक्स होती हैं, जिससे स्क्रोटम की सरफेस एरिया में वृद्धि हो जाती है, वो बढ़ जाता है। जब सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो हीट लॉस भी बढ़ जाएगा। तो इस तरह से जो टेस्टिस का टेम्परेचर होता है वो एब्डोमिनल कैविटी के टेम्परेचर की तुलना में 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम ही रहता है। तो ये है स्क्रोटम, दिस टेस्टिस। टेस्टिस की जो डॉर्सोलेटरल साइड होती है, अब डॉर्सोलेटरल देखिए हम लोगों का ये सरफेस है, ये वेंट्रल है,
ये पीठ वाला भाग जो है सरफेस, ये होता है डॉर्सल, दिस एंटीरियर, एंड पीछे की तरफ जो पैर हैं ये हमारे वो होते हैं पोस्टीरियर। तो यहाँ पर जो डॉर्सल साइड होती है, डॉर्सल साइड पर लेटरल साइड में एक लगभग 6 मीटर लंबी एक ट्यूब होती है, पतली सी डक्ट होती है जिसे कहते हैं डक्टस इपिडिडाइमिस। वो हाइपर कॉइलिंग उसमें होती है और हाइपर कॉइलिंग से बन जाता है एक हाइपर कॉइल्ड स्ट्रक्चर। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एपिडिडाइमिस। दोनों टेस्टिस में एक एक एपिडिडाइमिस ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया है एपिडिडाइमिस। लेबलिंग थोड़ी देर बाद करते हैं। ये दोनों टेस्टिस जो हैं ये तो हो गई हैं स्क्रोटम में, एब्डोमिनल कैविटीज बाहर ऊपर की तरफ होगी एब्डोमिनल कैविटी। इस एब्डोमिनल कैविटी में इस पॉइंट पर होगा यूरिनरी ब्लैडर। तो एक बार यूरिनरी ब्लैडर को भी हम यहाँ ड्रॉ करते हैं, लेकिन इसको ड्रॉ करते हैं हम डॉटेड, बाद में इसको डार्क कर लेंगे। बीच में बनाना है। यहाँ पर देखिए यूरेथ्रा ड्रॉ करेंगे, थोड़ा सा ऊपर की तरफ से इसको ड्रॉ करना है इस पॉइंट से। यूरिनरी ब्लैडर में दोनों किडनी से एक एक यूरेटर आती है, वो भी इसमें खुलती है, तो एक एक यूरेटर भी ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। यूरिनरी ब्लैडर, जो ये एपिडिडाइमिस है, इस एपिडिडाइमिस से निकलती है एक फाइन डक्ट कहलाती है वास डिफरेंस। सिंगुलर में वास डिफरेंस और प्लूरल में होगा ये वासा डिफरेंसिया। ये वासा डिफरेंसिया इस एपिडिडाइमिस से निकलती है और ये ऊपर एब्डोमिनल कैविटी में जाती है और इस यूरेटर के साथ कॉइलिंग करती हुई यूरिनरी ब्लैडर की सरफेस से होती हुई पहुंचती है एब्डोमिनल कैविटी में। ये जो वास्ट डिफरेंस है, इस वास्ट डिफरेंस का जो टर्मिनल पार्ट होता है ये कुछ स्वेलअप होता है, इसका फूला हुआ भाग होता है, ये फूला हुआ भाग कहलाता है एम्पुला। दिस वास्ट डिफरेंस, इस एम्पुला के साथ जुड़ी रहती है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर। ये सैक लाइक स्ट्रक्चर एक थैलीनुमा जो रचना होती है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सेमिनल वेसिकल। जो ब्लू कलर से बनाए हैं ये है सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल जो सीमेन होता है, सीमेन का लगभग 70 to 75% पार्ट सेक्रेट करती है। सीमेन एक फ्लूइड होता है जिसमें स्पर्म होते हैं। स्पर्म विद दिस फ्लूइड इज कॉल्ड सीमेन। अब ये जो सेमिनल वेसिकल और एम्पुला है ये दोनों मिलकर एक डक्ट बनाते हैं। ये डक्ट कहलाती है इजैकुलेटरी डक्ट। दिस ब्लैक कलर की जो डक्ट देख रहे हैं ये कहलाती है इजैकुलेटरी डक्ट और ये इजैकुलेटरी डक्ट जाकर खुलती है इस यूरेथ्रा में जो कि यूरिनरी ब्लैडर से आया है। यहां पर इसको हम मिला देते हैं। यूरेथ्रा को हम आगे की तरफ बढ़ा लेते हैं इस तरह से। ये है यूरेथ्रा। जिस तरह से एक तरफ ने वास्ट डिफरेंस, एम्पुला, सेमिनल वेसिकल, इजैकुलेटरी डक्ट ड्रॉ किया है, सेम इसी टाइप से दूसरी टेस्टिस से भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। जिस पॉइंट पर यूरेथ्रा में इजैकुलेटरी डक्ट, दोनों साइड की इजैकुलेटरी डक्ट्स खुल रही हैं, इस पॉइंट पर होती है एक ग्लैंड। ये ग्लैंड कहलाती है प्रोस्टेट ग्लैंड। ग्रीन कलर से हम यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड बना देते हैं और ये प्रोस्टेट ग्लैंड सेक्रेट करती है प्रोस्टेटिक फ्लूइड जो 20 to 25% ऑफ सेमन बनाती है। सीमन का लगभग 20 से 25% पार्ट ये हो जाएगी प्रोस्टेट ग्लैंड। ये आगे की तरफ जो यूरेथ्रा है जिसमें प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद दो ग्लैंड, छोटी ग्लैंड्स और स्थित होती हैं दोनों साइड पर एक एक। ये ग्लैंड कहलाती है काउपर्स ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। दिस काउपर्स ग्लैंड। ये यूरेथ्रा जो होता है इसका लगभग शुरुआत का जो प्रोस्टेटिक पार्ट होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड के बीच में जो पार्ट है वो होता है 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग
उसके बाद मेम्ब्रेनस पार्ट होता है जो कि बॉडी वॉल में होता है, वो भी होता है 2.5 सेंटीमीटर, और रिमेनिंग लगभग 15 सेंटीमीटर पार्ट होता है, उसे कहते हैं पेनाइल पार्ट, जो कि पेनिस में होता है, जिस यूरेथ्रा, और ये यूरेथ्रा होता है पेनिस में। तो एक पेनिस इज द मस्कुलर कॉपुलेटरी ऑर्गन जो कि इंसेमिनेशन में हेल्प करता है, यानी फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में स्पर्म को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। ये है पेनिस, दिस इज द पेनिस। और हाँ, एक चीज और, ये यूरेथ्रा जो है, इसी यूरेथ्रा से यूरिन भी पास आउट होगी और इसी से सीमेन भी पास आउट होगा, इसलिए यूरेथ्रा को यूरिनोजेनाइटल डक्ट भी कहा जाता है, क्योंकि इससे जेनाइटल मटेरियल यानी सीमेन और यूरिन दोनों ही पास आउट होती है। और इसकी जो ओपनिंग है, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड यूरिनोजेनाइटल एपर्चर। पेनिस का जो टर्मिनल स्वेलन पार्ट होता है, दिस पार्ट इज कॉल्ड ग्लांस पेनिस। और जो इसका उठा हुआ पोस्टीरियर उठा हुआ जो भाग है, ये कहलाता है कोरोना ग्लैंडिस। कोरोना ग्लैंडिस से सेक्रेट होता है स्मैग्मा, और ये स्मैग्मा में होती है एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी, जो कि इस पेनिस को माइक्रोबियल इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती है। अब यहाँ पर जो टेस्टिस है, ये टेस्टिस स्क्रोटम की वॉल से एक फाइब्रस टिश्यू से कनेक्ट रहती है, दोनों साइड पर बना लेते हैं। दिस फाइब्रस टिश्यू इज कॉल्ड गुबर्नेकुलम और मीजोर्चियम। और पोस्टीरियर साइड पर तो देखिए ये गुबर्नेकुलम से अटैच है, और जो एंटीरियर साइड पर होती है उस पर जो वास्ट डिफरेंस है, इस वास्ट डिफरेंस के साथ टेस्टिकुलर वेन, टेस्टिकुलर आर्टरी, टेस्टिकुलर नर्व, टेस्टिकुलर लिम्फ वेसल्स, ये सब मिलकर बनाती हैं एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर। दैट कॉर्ड इज कॉल्ड स्पर्मेटिक कॉर्ड, और ये स्पर्मेटिक कॉर्ड एंटीरियर एंड पर सपोर्ट करती है इस टेस्टिस को, यानी टेस्टिस को होल्ड करने में हेल्प करती है। तो टेस्टिस यहाँ पर स्क्रोटम में होल्ड है दो स्ट्रक्चर से, एंटीरियर एंड पर होती है ये स्पर्मेटिक कॉर्ड से सपोर्टेड, और पोस्टीरियर एंड पर होती है ये गुबर्नेकुलम या मीजोर्चियम से जुड़ी हुई। जब ये यहाँ पर स्पर्मेटिक कॉर्ड एब्डोमिनल कैविटी में एंटर करती है, तो देखिए स्क्रोटम तो एब्डोमिनल कैविटी से बाहर है, अब ये स्पर्मेटिक कॉर्ड जो है वो एब्डोमिनल कैविटी में जा रही है, तो स्क्रोटम और एब्डोमिनल कैविटी के बीच में होती है एक ट्यूब, दैट ट्यूब और कैनाल इज कॉल्ड इंग्वेनल कैनाल। देखिए जब पार्चुरिशन होता है, यानी जन्म, बर्थ प्रोसेस होता है, उसे कहते हैं पार्चुरिशन। पार्चुरिशन से 20 to 25 डेज बिफोर, 20 से 25 दिन पहले ही जो टेस्टिस होती हैं वो स्क्रोटम में डिसेंड करती हैं। उससे पहले ये टेस्टिस एब्डोमिनल ही होती हैं फीटस में। कभी कभी होता है ऐसा कि जो टेस्टिस होती हैं वो स्क्रोटम में डिसेंड नहीं हो पाती, तो ये हिडन टेस्टिस होती हैं, और ये इवेंट, जिस फिनोमिना इज कॉल्ड क्रिप्टोर्चिडिज्म। और क्रिप्टोर्चिडिज्म के केस में जो ये एब्डोमिनल टेस्टिस होती हैं, इनमें मैलिग्नेंसी भी हो सकती है, मीन्स ये कैंसरस भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर होगी इंग्वेनल कैनाल। इंग्वेनल कैनाल में जब ये डिसेंड हो जाएंगे, इंग्वेनल कैनाल से होती हुई टेस्टिस, उसके बाद यहाँ पर टिश्यू जमा होगा, कनेक्टिव टिश्यू जमा होगा, और जो कि रिंग की फॉर्म में जमा हो जाएगा, इसे कहेंगे इंग्वेनल रिंग। कभी कभी इस इंग्वेनल रिंग में लूजिंग हो जाती है, और जब इंग्वेनल रिंग लूज हो जाएगी तो जो इंटेस्टाइन है वो इस इंग्वेनल कैनाल से होकर स्क्रोटम में डिसेंड हो जाती है। तो इस डिसीज को कहा जाता है इंग्वेनल हर्निया, और जिसका अल्टीमेट ट्रीटमेंट है सर्जरी। यहाँ पर हम दिखाने के लिए एक सिंबॉलिक बना लेते हैं इंग्वेनल कैनाल, दिस इंग्वेनल कैनाल। ये है टेस्टिस, सिंगुलर में TES TIS, प्लूरल में TES TES हो जाएगा, दिस एपिडिडाइमिस। अब जो यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर ड्रॉ किया था हमने, अब इसको हम थोड़ा डार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका कंप्लीट डायग्राम रेडी है। अब हम इसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको एक एक करके डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम यहाँ पर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। देखिए अगर टेस्टिस का हम लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन लें
तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में ये ओवल होती है, तो एक ओवल शेप ड्रॉ करते हैं हम लोग। टेस्टिस पर जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो होती है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये जो ब्लैक कलर का जो सर्कल आप देख रहे हैं यही है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। टेस्टिस की वेंट्रल सरफेस पर, ध्यान रखिए डोर्सल वेंट्रल, जो हमारा बैक वाला एरिया है ये बैक सरफेस, ये होती है डोर्सल और ये होता है वेंट्रल। तो इसकी जो वेंट्रल सरफेस है, इस वेंट्रल सरफेस पर इस ट्यूनिका एल्बुजिनिया के बाहर एक डबल पेरिटोनियल लेयर और होती है जो कहलाती है ट्यूनिका वेजाइनैलिस। ट्यूनिका वेजाइनैलिस के दोनों लेयर्स के बीच में ये कैविटी है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी। दिस कैविटी इज कॉल्ड वेजाइनैलिस कैविटी। और ये जो ब्लैक लेयर है दिस इज द ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया में अपर पार्ट्स है, जो टेस्टिस का अपर पार्ट है ये इसका लोअर पार्ट है, ये अपर पार्ट है, ये डोर्सल सरफेस है और ये वेंट्रल सरफेस। इसके अपर पार्ट में जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया होती है इसमें इनवेजिनेशन होता है और इस इनवेजिनेशन के कारण जो टेस्टिस है ये दो चैम्बर्स में डिवाइड हो जाती है, जिसमें डोर्सल चैम्बर जो होता है वो छोटा होता है और वेंट्रल चैम्बर बड़ा। ये डिवाइड करने वाला ये जो पार्टीशन है, दिस पार्टीशन इज कॉल्ड मीडिया स्टाइनम टेस्टिस। इस मीडिया स्टाइनम टेस्टिस से बने हुए इस वेंट्रल चैम्बर में जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया है और इसमें हॉरिजॉन्टल इन्वेजिनेशन होता है, जिसके कारण जो वेंट्रल चैम्बर है ये लगभग 200 to 250 स्मॉल चैम्बर्स में डिवाइड हो जाता है। छोटे छोटे चैम्बर्स इसमें ड्रॉ कर लेते हैं। These small chambers are called testicular lobules. टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के बीच में जो ये पार्टीशन है, these partitions are called सेप्टुली टेस्टिस। ध्यान रखिए यहां पर सेप्टुली टेस्टिस है, लेकिन जो स्क्रोटम जिसमें कि ये टेस्टिस होती हैं, इस स्क्रोटम में दोनों टेस्टिस के बीच में एक पार्टीशन होता है जो कि स्क्रोटल पार्टीशन होता है, उसे कहा जाता है सेप्टुली स्क्रोटी। क्लियर? यहाँ सेप्टुली टेस्टिस, सेप्टुली टेस्टिस से बने हैं 200 से 250 लगभग टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, और हर टेस्टिकुलर लोब्यूल में 2 to 3 फाइन ट्यूब्यूल्स होती हैं। दीज ट्यूब्यूल्स आर कॉल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये वही ट्यूब्यूल्स हैं जिनमें स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। तो इसके हर चैम्बर में यानी हर टेस्टिकुलर लोब्यूल में हम 2 से 3 ट्यूब्यूल्स बनाते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, कहीं 2 कहीं 3। ये जो रेड कलर की हमने यहाँ पर जो ट्यूब्यूल्स बनाई हैं, दीज आर द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इस डोर्सल चैम्बर की ओर, सभी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एक टेस्टिकुलर लोब्यूल की, ये आपस में जुड़ जाती है और बनाती हैं एक कॉमन ट्यूब्यूल। सबको हम एक सिरे पर यहाँ पर ज्वाइन कर लेते हैं। और इस तरह से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के डोर्सल साइड पर ज्वाइनिंग से जो एक सिंगल ट्यूब्यूल बनती है, दिस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड ट्यूबुली रेक्टी। और सभी ट्यूबुली रेक्टी इस डोर्सल चैम्बर में अपर पार्ट की तरफ जाती हैं और इसके अपर पार्ट में एक डेंस नेटवर्क बनाती है। वो नेटवर्क कहलाता है रेटे टेस्टिस। तो हम इन सबको ऊपर की तरफ ले जाते हैं और यहाँ पर एक डेंस नेटवर्क में मर्ज कर देते हैं। ट्यूबुली रेक्टी से बनी हुई जो ये डेंस नेटवर्क है, दिस डेंस नेटवर्क इज कॉल्ड रेटे टेस्टिस। इस रेटे टेस्टिस से 15 to 20, 15 से 20 फाइन ट्यूब्यूल्स बाहर आती हैं और ये फाइन ट्यूब्यूल्स कहलाती है वासा इफ्रेंसिया। 15 से 20, और ये 15 से 20 जो वासा इफ्रेंसिया हैं, ये फाइनली ये भी सब आपस में जुड़ जाती हैं और जुड़कर बनाती हैं एक कॉमन ट्यूब्यूल। ये जो 15-20 निकली हैं ये हैं वासा इफ्रेंसिया,
और वासा एफ्रेंसिया के आपस में जुड़ने से जो एक सिंगल ट्यूब बनी है, ये सिंगल ट्यूब कहलाती है डक्टस इपिडिडाइमिस। इस डक्टस इपिडिडाइमिस में हाइपर कॉइलिंग होती है। इस डक्टस इपिडिडाइमिस की लेंथ लगभग 6 मीटर होती है, जो बहुत ही ज़्यादा हाइपर कॉइलिंग से एक स्ट्रक्चर डेवलप करती है इस टेस्टिस की आउटर सरफेस पर, और वो कहलाता है इपिडिडाइमिस। जब इसकी कॉइलिंग होती है तो इसके इनिशियल पार्ट में शुरुआत का भाग होगा, उसमें कॉइलिंग थोड़ी डेंस होती है और लार्ज होती है, बीच में कुछ नैरो और लास्ट में फिर से लार्ज। तो हम इसमें तेजी से कॉइलिंग करते हैं। इस तरह से जो ये ब्लू कलर का स्ट्रक्चर टेस्टिस की सरफेस पे आप देख रहे हैं, ये कहलाता है इपिडिडाइमिस। और इस एपिडिडाइमिस का जो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है, जो कि थोड़ा वाइड होता है, ये कहलाता है केपट एपिडिडाइमिस। इसे हेड या ग्लोबस मेजर भी कहते हैं। और जो बीच का नैरो पार्ट है, दिस कॉल्ड कॉर्पस एपिडिडाइमिस। और लास्ट का पार्ट जो होता है वो कहलाता है कॉडा एपिडिडाइमिस। इसमें केपट एपिडिडाइमिस को हेड या ग्लोबस मेजर कहेंगे। जो कॉर्पस एपिडिडाइमिस है, इस कॉर्पस एपिडिडाइमिस को बॉडी या ग्लोबस नॉर्मल कहते हैं। और जो कॉडा एपिडिडाइमिस है, इसे टेल या ग्लोबस माइनर कहते हैं। ये कॉडा एपिडिडाइमिस जो होता है, ये कंटिन्यू करता है एक वास्ट डिफरेंस में, और फिर ये वास्ट डिफरेंस स्पर्मेटिक कॉर्ड के साथ मर्ज होकर इन्ग्वेनल कैनाल से होती हुई एंटर कर जाती है एब्डोमिनल कैविटी में, जैसा कि हमने मेन डायग्राम में इसे देखा था। ये जो एपिडिडाइमिस है, ये एपिडिडाइमिस स्पर्म को स्टोर करने, उन्हें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने, साथ ही साथ स्पर्म के कैपेसिटेशन में हेल्प करता है। कैपेसिटेशन के लिए ये स्पर्म के साथ लगे हुए डीकैपेसिटेशन फैक्टर्स को न्यूट्रलाइज करता है, जिससे कि स्पर्म्स में फर्टिलाइजेशन की कैपेसिटी डेवलप हो जाती है। तो इस तरह से ये टेस्टिस का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन हो गया। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि सबसे बाहर की तरफ है यहाँ पर ट्यूनिका वेजाइनलिस, उसके बाद है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और ट्यूनिका एल्बुजिनिया से अंदर की तरफ होती है ट्यूनिका वेस्कुलोसा, जो कि ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करती है। तो ध्यान रखना है, यहाँ पर 3 लेयर्स, आउटर मोस्ट ट्यूनिका वेजाइनलिस, मिडिल ट्यूनिका एल्बुजिनिया और इनर मोस्ट ट्यूनिका वेस्कुलोसा, इसको भी लेवल कर ही देते हैं। ट्यूनिका वेजाइनलिस तो वेंट्रल सरफेस पर ही है, और ट्यूनिका एल्बुजिनिया के अपर पार्ट में इन्वेजिनेशन से बने स्मॉल डॉर्सल चैम्बर और लार्ज वेंट्रल चैम्बर। वेंट्रल चैम्बर में ट्यूनिका एल्बुजिनिया में हॉरिजॉन्टल पार्टीशंस बनते हैं, जिससे कि बन जाते हैं 200 से 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। हर टेस्टिकुलर लोब्यूल में है 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सभी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल डॉर्सल साइड पर जुड़ती हैं, आपस में बनाती है ट्यूबुली रेक्टी। ये सब ट्यूबुली रेक्टी डॉर्सल चैम्बर में अपर पार्ट पर आपस में कंडेंस्ड होकर एक डेंस नेटवर्क बना के बनाती हैं रेटेटेस्टिस। रेटेटेस्टिस से निकलती हैं 15 to 20 वासा एफ्रेंसिया, जो आपस में फ्यूज होकर बनाती हैं डक्टस एपिडिडाइमिस। और डक्टस एपिडिडाइमिस जो है, ये हाइपर कॉइल्ड होकर बनाता है एपिडिडाइमिस, जिसके होते हैं 3 पार्ट, केपट एपिडिडाइमिस, कॉर्पस एपिडिडाइमिस और कॉडा एपिडिडाइमिस। एक चीज और ध्यान रखें, एपेंडाइमल कैविटी, अगर एपेंडाइमल कैविटीज आर फाउंड इन, तो एपेंडाइमल कैविटी और एपिडिडाइमिस मिलते जुलते हैं, बट एपेंडाइमल कैविटीज हमारी ब्रेन में पाई जाती हैं, एपिडिडाइमिस में नहीं होती हैं। साथ ही साथ ये कॉर्पस एपिडिडाइमिस, एक होता है कॉर्पस कैलोसम, ये कॉर्पस कैलोसम भी ब्रेन में होता है, एपिडिडाइमिस में नहीं होता। तो ये कुछ मिलते जुलते शब्द है, इनको ध्यान रखना है। तो ये तो हो गया यहाँ पर एलस ऑफ टेस्टिस, जिसमें हमने इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को डिस्कस किया। अब हम जानते हैं इसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के स्ट्रक्चर को। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी के लिए यहाँ पर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का भी टीएस लेना होगा, और टीएस लेंगे तो कोई एक ट्यूब तो आएगी नहीं, यहाँ पर कई सारी ट्यूब्स आ जाएंगी। हम इस डायग्राम में 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को ड्रॉ करेंगे, लेकिन कंप्लीट करेंगे किसी एक को ही। ये है 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो कि टीएस में है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पैक रहती हैं कनेक्टिव टिश्यू से, तो बीच बीच में हम यहाँ पर भर लेते हैं कनेक्टिव टिश्यू।
इस कनेक्टिव टिश्यू में कहीं कहीं पर होंगी कुछ ब्लड वेसल्स, दीज आर द ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल के अलावा यहाँ पर कुछ पॉलीगोनल सेल्स के ग्रुप्स मिलते हैं। ये पॉलीगोनल सेल्स के जो ग्रुप्स होते हैं इन्हें कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स या लीडिंग सेल्स। तो कुछ सेल्स के ग्रुप्स बना लेते हैं यहाँ पर। ये तो हो गई ब्लड वेसल, लीडिंग सेल या इंटरस्टिशियल सेल्स। अब हम फोकस करते हैं यहाँ पर एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को। तो भाई यहाँ पर कंप्लीट लिख देता हूं कि ये एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो होती है ये बाइलेयर्ड होती है। इसकी जो आउटर कवरिंग होती है या आउटर लेयर जो होती है वो बनी होती है वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से, और ये लेयर कहलाती है ट्यूनिका प्रोप्रिया। ट्यूनिका प्रोप्रिया से अंदर की ओर, इनर टू ट्यूनिका प्रोप्रिया, क्यूबॉइडल एपिथेलियम की एक लेयर होती है जिसे कहते हैं जर्मिनल एपिथेलियम, क्योंकि इसी जर्मिनल एपिथेलियम की सेल्स से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, मींस स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। यहाँ पर हम क्यूबॉइडल सेल्स की एक लेयर बना रहे हैं, लेकिन कुछ सेल्स क्यूबॉइडल नहीं होती, वो कॉलुमनर होती हैं। ये जो लेयर है ये है जर्मिनल लेयर, और इस जर्मिनल लेयर में कुछ स्थानों पर सेल्स कॉलुमनर हो जाती है। ये कॉलुमनर सेल्स जो हैं बड़ी, कॉलुमनर मतलब पिलर लाइक सेल, दिस पिलर लाइक सेल्स आर कॉल्ड सर्टोली सेल्स, या इन्हें सब टेंटाकुलर सेल्स या सस टेंटाकुलर सेल्स भी कहते हैं। दीज आर सर्टोली सेल्स। Presence of Sertoli cell is the unique feature of mammalian testes. Means Sertoli cells केवल मेमल्स की टेस्टिस में ही पाई जाती हैं। अगर दो स्लाइड्स दे दी जाएं जिसमें कहा जाए कि इसमें एक स्लाइड फ्रॉग टेस्टिस की है और दूसरी स्लाइड जो है ये रैबिट की टेस्टिस की है, और इनको अलग अलग करना है, पहचानना है आपको कि कौन सी रैबिट की है और कौन सी फ्रॉग की है। तो उस स्लाइड में जो टेस्टिस का सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होगा, उस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में आप सर्टोली सेल को देखकर ही आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सी रैबिट की है, कौन सी फ्रॉग की है। अगर सर्टोली सेल है तो वो रैबिट की है, सर्टोली सेल्स नहीं है तो वो फ्रॉग की है। सर्टोली सेल्स जो होती हैं ये डेवलपिंग स्पर्म्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं, साथ ही साथ ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करती हैं, और इनसे निकलता है एंटीमुलेरियन हार्मोन। एंटीमुलेरियन हार्मोन जो होता है ये मेल फीटस में फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के डेवलपमेंट को रोकता है। साथ ही साथ इन सर्टोली सेल से इनहिबिन हार्मोन भी सेक्रेट होता है। ये इनहिबिन हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से सेक्रेट होने वाले FSH यानी फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन के सेक्रेशन को इनहिबिट करता है, उसे रोकता है, जिससे कि स्पर्मेटोजेनेसिस रुक जाती है। कह सकते हैं स्पर्म्स का ओवर प्रोडक्शन नहीं हो पाता। साथ ही साथ ये जो सर्टोली सेल्स होती हैं ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन को भी सेक्रेट करती हैं, जो कि टेस्टोस्टेरॉन को कंडेंस करता है टेस्टिस में, और टेस्टोस्टेरॉन जो होता है वो सेक्रेट होता है इन लीडिंग सेल्स से। जो लीडिंग सेल्स होती हैं इनसे एंड्रोजन्स यानी मेल हार्मोन सेक्रेट होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट जो मेल हार्मोन है यानी मेल हार्मोन का अर्थ है यहाँ पे एंड्रोजन है, वो एंड्रोजन होता है टेस्टोस्टेरॉन। और टेस्टोस्टेरॉन जो होता है वो एग्रेसिवनेस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे सड़क पर चलते हुए कहीं एक आपको बुल दिख जाए, सांड या गाय, तो आपको गाय की अपेक्षा सांड से ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि उसमें एग्रेसिवनेस ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा आक्रामक होता है। क्यों होता है? ड्यू टू टेस्टोस्टेरॉन, क्योंकि उसकी टेस्टिस में है ये इंटरस्टिशियल सेल्स जिनसे निकलता है टेस्टोस्टेरॉन, और वो काऊ की अपेक्षा ज़्यादा एग्रेसिव होता है। क्लियर? तो यहाँ पर ये जो हो गई सर्टोली सेल्स। अब जो जर्मिनल लेयर है, इस जर्मिनल लेयर की जर्म सेल से होगा स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म फॉर्मेशन। जब स्पर्म फॉर्मेशन होता है तो सबसे पहले बनती है यहाँ पर स्पर्मेटोगोनिया।
स्पर्मेटोगोनिया से बनती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से फिर बनती है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर बनती है यहाँ स्पर्मेटिड, और एट लास्ट स्पर्मेटिड में होता है स्पर्मियोजेनेसिस और बन जाते हैं स्पर्म। तो जिस ऑर्डर में यहाँ पर स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, जो चेन्स आ रहे हैं, बस इसी ऑर्डर में हम यहाँ पर कुछ सेल्स बनाएंगे और यही नाम लिख देंगे इसमें। तो अंदर हम कुछ गोले गोले सेल बनाते हैं यहाँ पर, तुम देखिए। बीच में हम यहाँ पर कुछ स्पर्म्स को ड्रॉ कर लेते हैं। दीज आर द स्पर्म्स। और जो स्पर्म्स होते हैं ये इन सर्टोली सेल के साथ अपने हेड की सहायता से इनमें जुड़े रहते हैं, इनमें इम्बेडेड रहते हैं। सर्टोली सेल का एक फंक्शन और है, देखिए जो स्पर्म बनेंगे वो होंगे हैप्लॉइड, बॉडी की बची हुई सेल्स होती हैं डिप्लॉइड। तो इन हैप्लॉइड सेल को फॉरेन सेल मानकर हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो इन पर अटैक कर सकता है। तो ये ब्लड बैरियर बनाकर स्पर्म को प्रोटेक्ट करती हैं इम्यून सिस्टम से। क्लियर। अब हम कर देंगे इनमें लेबलिंग। लेबलिंग में हम यही नाम लिखेंगे जो स्टेज में मिलते हैं। सबसे पहले जो किनारे पर सेल्स होंगी, इन सेल्स को लिख देंगे हम स्पर्मेटोगोनिया। इससे नीचे जो होंगी सेल उन्हें लिख देंगे हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। उनसे अंदर होंगी उन्हें बोल देंगे हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और अंदर जो होंगी सबसे लास्ट में उन्हें बोल देंगे हम स्पर्मेटिड्स। और लास्ट में ये तो स्पर्म हैं ही। तो ये है यहां पर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का इंटरनल स्ट्रक्चर। अब हम डिस्कस करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ पेनिस। पेनिस एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि कॉपुलेशन में हेल्प करता है, मीन्स इंसेमिनेशन में हेल्प करता है। इंसेमिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। यहाँ पर जो पेनिस है, पेनिस का अगर हम टीएस लें तो टीएस में ये कुछ सर्कुलर शेप में आएगा। तो हम एक सर्कुलर शेप यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। इस पेनिस में कोई बोन नहीं होती है, यहाँ पर होती हैं मसल कॉर्ड्स। यहाँ पर 3 मसल कॉर्ड्स होती हैं, जिसमें 2 मसल कॉर्ड डोर्सल साइड पर और 1 मसल कॉर्ड वेंट्रल साइड पर होती है। यहाँ पर 3 मसल कॉर्ड्स को ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। ये 3 मसल कॉर्ड्स हैं, इसमें जो डोर्सोलेटरल साइड पर ये 2 मसल कॉर्ड्स होती हैं, इन्हें कहा जाता है कॉर्पोरा केवर्नोसा। और जो वेंट्रल सरफेस पर सिंगल मसल कॉर्ड है बड़ी, उसे कहा जाता है कॉर्पस स्पंजियोसम। कॉर्पोरा केवर्नोसा और जो कॉर्पस स्पंजियोसम है, ये सब पैक रहती हैं कनेक्टिव टिश्यू से, और कनेक्टिव टिश्यू से इनके बीच में बन जाता है एक सेप्टम। ये सेप्टम कहलाता है सेप्टुला पेनिस। दिस इज द कनेक्टिव टिश्यू। बीच में जो सेप्टम है, दिस सेप्टम इज कॉल्ड सेप्टुला टेस्टिस। यहां पर जो मसल कॉर्ड्स होती हैं, इनमें जो कॉर्पोरा केवर्नोसी होते हैं, इनमें एक एक सेंट्रल ब्लड वेसल, और जो कॉर्पस स्पंजियोसम है इसमें 2 ब्लड वेसल्स होती हैं, मेजर ब्लड वेसल्स। इसके सेंट्रल पार्ट में बना लेते हैं सिंगल, यहां पर 2। कॉर्पस स्पंजियोसम में ही होता है यूरेथ्रा। जो यूरेथ्रा है ये पेनिस की वेंट्रल सरफेस पर होता है। दिस जो ब्लू कलर की ओपनिंग है ये है यूरेथ्रा। जो कॉर्पोरा केवर्नोसी है ये केवल ग्लांस पेनिस के बेस तक होते हैं। ग्लांस पेनिस जो कि हम लोगों ने मेन डायग्राम में देखा था, पेनिस का टर्मिनल स्वैलन पार्ट जो होता है वो कहलाता है ग्लांस पेनिस। ये केवल ग्लांस पेनिस के बेस तक होते हैं, जबकि कॉर्पस स्पंजियोसम पेनिस की कंप्लीट लेंथ में होता है। मींस ग्लांस पेनिस इज कंपोज्ड ऑफ ओनली कॉर्पस स्पंजियोसम। यहाँ पर जो ये ब्लड वेसल्स हैं, चलिए नाम भी लिख दी इसका, ब्लड वेसल। इस ब्लड वेसल के चारों ओर बहुत सारे ब्लड साइनसेस होते हैं,
ब्लड साइनसेस कंसेंट्रिक रिंग्स की फॉर्म में व्यवस्थित रहते हैं। ब्लड साइनस मीन्स ऐसे चैम्बर जिनमें ब्लड फिल रहता है। तो आसपास हम बना लेते हैं यहाँ पर ब्लड साइनसेस कुछ इस तरह से। जो ब्लू कलर से स्ट्रक्चर्स बनाए हैं ये हैं ब्लड साइनसेस। इन ब्लड साइनसेस के बीच बीच में कुछ पार्टीशंस होते हैं, ये पार्टीशंस कहलाते हैं ट्रेबिकुली। नॉर्मल कंडीशंस जब रहती हैं तब जो पेनिस की मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में होती हैं, जिससे कि जो ब्लड साइनसेस होते हैं ये इम्पटी रहते हैं और नॉर्मल कंडीशन में पेनिस जो होता है वो लूज होता है और स्मॉल रहता है। बट ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्साइटमेंट जो मसल्स होती हैं पेनिस की वो रिलैक्स होती हैं, जिससे कि इस ब्लड वेसल में बहता हुआ ब्लड फिल हो जाता है इन ब्लड साइनसेस में, और जो पेनिस होता है वो हार्ड, लॉन्ग और इरेक्ट हो जाता है। क्लियर? तो ये था टीएस ऑफ पेनिस। पेनिस के स्ट्रक्चर के बाद अब हम जो ग्लैंड्स हैं, जिसमें 3 ग्लैंड्स थी हमारे पास, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड, इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं हम सेमिनल वेसिकल के बारे में। देखिए जो मेन डायग्राम में ड्रॉ किया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, इसमें हमने देखा था कि जो वासा डिफरेंशिया होती है, इन वासा डिफरेंशिया के टर्मिनल एंड्स फूले हुए होते हैं, जिन्हें कहा था हमने एम्पुला। एम्पुला के सिरों पर ही जुड़ी रहती है एक एक सेमिनल वेसिकल, जो कि सैक लाइक एक छोटी सी थैली होती है। सेमिनल वेसिकल को हिंदी में कहते हैं शुक्राशय। नाम से लगता है कि इसमें स्पर्म स्टोर होते होंगे, बट इसमें स्पर्म स्टोर नहीं होते, बल्कि सेमिनल वेसिकल की जो इनर वॉल होती है वो ग्लैंडुलर एपिथेलियम से लाइन रहती है और सेक्रेट करती है एक फ्लूइड जो कहलाता है सेमिनल फ्लूइड। इस सेमिनल फ्लूइड में होता है फ्रक्टोज, इनोसिटॉल, सिट्रिक एसिड और प्रोस्टाग्लैंडिन्स। इनमें जो ये इनोसिटॉल होता है ये तो स्पर्म एक्टिविटी को मेंटेन करता है, और जो फ्रक्टोज है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है इन स्पर्म्स को। ध्यान रखिए, बॉडी की जो सेल्स होती हैं वो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए ग्लूकोज का यूज करती हैं, बट स्पर्म फ्रक्टोज का यूज करते हैं। ये सेमिनल फ्लूइड सीमेन का लगभग 70% पार्ट बनाता है। जो नेक्स्ट ग्लैंड है वो है प्रोस्टेट ग्लैंड। इसी डायग्राम में हमने जाना था जहां पर इजेकुलेटरी डक्ट जो कि सेमिनल वेसिकल और एम्पुला के मिलने से बनी थी छोटी सी डक्ट, वो डक्ट कहलाती है इजेकुलेटरी डक्ट। जहां पर इजेकुलेटरी डक्ट यूरेथ्रा में खुलती है, यहीं पर होती है एक प्रोस्टेट ग्लैंड जो कि पेंटालोब्ड होती है, मतलब इसमें 5 लोब्स होती हैं, और इनसे सेक्रेट होता है प्रोस्टेटिक फ्लूइड। इस प्रोस्टेटिक फ्लूइड में होते हैं कैल्शियम आयन, फॉस्फेट आयन, फाइब्रिनोजन और फाइब्रोलाइसेंस। इसमें ये जो प्रोस्टेटिक फ्लूइड है ये सीमेन का लगभग 20 to 30% पार्ट बनाता है। इसमें जो फाइब्रिनोजन है, ये फाइब्रिनोजन जो सीमेन होता है उसे कोगुलेट करता है। जब सीमेन कोगुलेट होगा यानी जब वो गाढ़ा हो जाएगा तो स्पर्म एक्टिविटी भी कम रहेगी। जैसे ही एयर कांटेक्ट में आता है ये सीमेन, वैसे ही जो फाइब्रोलाइसेंस होते हैं ये एक्टिव हो जाते हैं, और एक्टिव होकर इसको जो कोगुलेट स्पर्म था इसको फिर से वाटरी कर देते हैं। वाटरी होते ही स्पर्म एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो ये तो हो गई प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल। तीसरी ग्लैंड और हमने पढ़ी थी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या काउपर्स ग्लैंड। जो देखो काउपर्स ग्लैंड होती है, ये काउपर्स ग्लैंड सेक्रेट करती है एक एल्केलाइन फ्लूइड जो कि चिपचिपा और कह सकते हैं कि ग्रीसी होता है। ये जो एल्केलाइन फ्लूइड है ये इजेकुलेशन से पहले सेक्रेट होता है, जो कि यूरेथ्रा की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है, क्योंकि यूरेथ्रा से ही सीमेन बाहर आएगा और इसी यूरेथ्रा से यूरिन भी पास आउट होगी। तो जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से सेक्रेट होता है एल्केलाइन फ्लूइड, ये यूरेथ्रा की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है, साथ ही साथ ये पेनिस के लुब्रिकेशन में भी हेल्प करता है। एक बात और ध्यान रखनी है आपको कि जो सेमिनल फ्लूइड होता है ये स्लाइटली एल्कलाइन होता है, इसका pH 7.3 होता है, जबकि प्रोस्टेटिक फ्लूइड होता है ये स्लाइटली एसिडिक होता है और इसका pH होता है 6.8। तो इस तरह से हमने जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसका मेन डायग्राम जान लिया, टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर देख लिया, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल देख ली और पेनिस का इंटरनल स्ट्रक्चर जान लिया,
और सभी तरह की जो ग्लैंड्स थी, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड्स, इनको जान लिया। तो इस तरह से हमारा जो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ये कंप्लीट हो जाता है। अब मिलते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट पार्ट में स्पर्मेटोजेनेसिस के साथ।